आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट काम कैसे करती है और ख़ास करके इसका जो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस बिहेवियर है उसके बारे में हम देखेंगे। अगर आपको एक कॉन्फिडेंट जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनना है तो ये जानना आपके लिए 100% ज़रूरी है। और इसी के साथ में अगर आप इंटरव्यूज़ के अंदर जाते हो तो 99% टाइम इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस किए जाते हैं और मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इसका आंसर ठीक से नहीं दे पाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर ये सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे और विजुअलाइजेशन के थ्रू हम देखेंगे कि एग्जैक्टली बिहाइंड द सीन चीज़ें काम कैसे करती है। शुरू करते हैं। ओके, सो जावास्क्रिप्ट को समझने के लिए ना सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के अंदर जो सबसे सिंपलेस्ट कोड है वो हम लिखेंगे और स्टेप बाय स्टेप जाएंगे आगे उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हुए। सो मैंने एक प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया हुआ है जिसके अंदर और कुछ नहीं है, index.html फाइल है और उसके अंदर हमने script.js जो है उसको लिंक किया हुआ है। तो सारा कोड हमारा इस script.js के अंदर हम लिखेंगे और index.html को यहाँ पर हमने ब्राउज़र के अंदर लाइव सर्वर जो होता है VS कोड का उसकी मदद से ओपन किया है एंड जो भी हम लॉग करेंगे वो हमें यहाँ पे कंसोल के अंदर दिखेगा। सो वापस चलते हैं एंड सबसे पहले लिखते हैं console.log एंड यहाँ पर करते हैं बिफोर। सिंपल। अगर ब्राउज़र के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे बिफोर जो है वो लॉग हो चुका है। अब वापस चलते हैं यहाँ पर एंड यहाँ पर मैं करूँगा console.log आफ्टर। सेव करते हैं तो आफ्टर यहाँ पर दिख रहा है, राइट। नॉर्मली ऐसे काम होता है, लाइन बाय लाइन जो है जावास्क्रिप्ट रन होती है। पहले ये रन हुआ, उसके बाद ये रन हुआ और वो प्रिंट हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम करते हैं, सेट टाइम आउट। ये एक चीज़ होती है, आपने देखा होगा जब भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हो तो सेट टाइम आउट आप यहाँ पे एक बेसिकली टाइम आउट लगा सकते हो। इसको टाइमर भी आप बोल सकते हो। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नंबर देते हैं डिले करने के लिए। तो लेट्स से कि हमने यहाँ पे 1000 मिलीसेकेंड मतलब 1 सेकेंड का जो है टाइम आउट यहाँ पर दिया हुआ है एंड इसके अंदर मैं करूँगा console.log from time out। इस तरह से करेंगे लॉग। इसको सेव करते हैं एंड ब्राउज़र के अंदर अगर चलते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करोगे, बिफोर, आफ्टर एंड उसके बाद ये जो फ्रॉम टाइम आउट है ये यहाँ पर आ चुका है। क्या हुआ यहाँ पर, अब देखिए इसको तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन हमें तो पता है कि जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, तो ये पहले दिखना चाहिए था ना, उसके बाद ये दिखना चाहिए था। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये सेट टाइम आउट जो है ना, ये जो लाइन है ये एक्चुअली हमारे कोड को एसिंक्रोनस बनाती है, इस एग्जीक्यूशन को एसिंक्रोनस बनाती है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा मेन काम हो रहा है ये ब्लॉक नहीं होगा। उसकी वजह से आपने तुरंत देखा कि ये जो आफ्टर वाला है उसके बाद वाली लाइन वो एग्जीक्यूट हुई, यहाँ पर उसने ब्लॉक नहीं किया एंड देन बाद में जाके ये जो सेट टाइम आउट है ये एग्जीक्यूट हुआ 1 सेकेंड के बाद। अभी आप बोलोगे कि आपने यहाँ पे 1000 मिलीसेकेंड दिया है, उसकी वजह से बाद में हुआ है। एक काम करते हैं, 0 देते हैं। अब 0 देंगे तो ऐसा ही लगेगा ना कि ये 0 टाइम है तो ये बिल्कुल रुकेगा नहीं, ये तुरंत यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, देन उसके बाद ये होना चाहिए, राइट। देखते सो यहाँ पर देखिए बिफोर, आफ्टर, फ्रॉम टाइम आउट, फिर भी ये वैसे ही हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, सो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ये जो लाइन है आपकी ये सिंक्रोनस लाइन है। मतलब इसकी ये जब भी रन होती है तो आपका जो मेन थ्रेड जो रन हो रहा है वो ब्लॉक होता है एंड वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगी ये सारी लाइंस। लेकिन जब भी हम इस तरह से टाइम आउट लिखते हैं तो टाइम आउट क्या होता है, एसिंक्रोनसली रन होता है। मतलब उसको साइड में रखा जाता है एंड देन जो बाकी का कोड है वो रन होना शुरू हो जाता है। ये जो नेक्स्ट लाइन है ये एक सिंक्रोनस कोड की लाइन है, तो उसके बाद ये हुआ एंड देन जब ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होके ख़त्म हो गई सिंक्रोनस वाली, उसके बाद ये जो हमारा कॉल बैक है ये एग्जीक्यूट हुआ। ओके, सो ये समझ में आ रहा है। लेकिन ये कैसे काम कर रहा है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिहाइंड द सीन, है ना। हमें पता तो चला कि सेट टाइमर से ऐसे होता है, लेकिन क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन, तो उसको अभी समझते हैं। सो अभी बिहाइंड द सीन चीज़ें काम कैसे कर रही है इसको समझने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक विजुअलाइजेशन बनाया हुआ है, तो चीज़ें थोड़ी सी हमारी आसानी से समझ में आ जाएगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो कोड है ना, ये एग्जैक्टली वो कोड है जो हमने कोड एडिटर के अंदर देखा था और ब्राउज़र के अंदर एग्जीक्यूट किया था
एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक कॉल स्टैक है। इस कॉल स्टैक के अंदर एक्चुअली जो कोड है वो आपका एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद हमारे पास और एक चीज़ है जो कि है वेब एपीआईज़। क्योंकि हम ब्राउज़र की बात कर रहे हैं तो ब्राउज़र के अंदर ये एक कंपोनेंट होता है वेब एपीआईज़, जो कि हमारी हेल्प करता है। अभी हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे क्या करता है वो। और हमारे पास यहाँ पे एक टास्क क्यू होता है। टास्क क्यू मतलब एक क्यू सिस्टम होती है जिसके अंदर चीज़ें हम टास्क जो है वो ऐड करते हैं। एंड देन हमारे पास एक इवेंट लूप होता है। अब इवेंट लूप बहुत फेमस है, आपको पता है जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट लूप जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक जस्ट वाइल लूप आप इसको बोल सकते हो। कंटिन्यूसली ये जो टास्क क्यू है इसके अंदर से कोई चीज़ें है या नहीं है अवेलेबल उसको पोल करते रहता है। एंड अगर कुछ है अवेलेबल देन उसको ये यहाँ पर कॉल स्टैक के ऊपर पुश करता है ताकि वो एग्जीक्यूट हो जाए। ओके एंड जैसे ये चीज़ एग्जीक्यूट होती है यहाँ पे हमें यहाँ पे जो है आउटपुट दिखेगा। ओके सो अब इस कोड को करते हैं एग्जीक्यूट और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कौन सी चीज़ें किस ऑर्डर में हो रही हैं। ओके सो लेट्स से कि हमने ये जो कोड है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए लिख दिया। सबसे जो पहली चीज़ होगी यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है ये लाइन अभी ये ग्रीन आपको दिखेगा, ये एक्चुअली जो करंटली जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो चीज़ यहाँ पर आपको समझनी है। ठीक है सो ये console.log है, ये एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाता है। तो एग्जीक्यूट होने के लिए एक्चुअली बिहाइंड द सीन क्या होता है कि इस लाइन को कॉल स्टैक के ऊपर डाला जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती है कॉल स्टैक के ऊपर यहाँ पे। तो अब देखना जैसे हम इसको करते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ कॉल स्टैक के ऊपर आ जाएगी और जैसे ही कॉल स्टैक के ऊपर ये आ जाएगा ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सिंक्रोनस चीज़ है। console.log जो है वो सिंक्रोनस तुरंत एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे ये एग्जीक्यूट होता है तो यहाँ पे देखना ये बिफोर जो है ये प्रिंट हुआ है हमारे कंसोल के अंदर, राइट। अब वो जैसे ये एंड हो जाता है, रन होके ख़त्म हो जाता है, देन ये तुरंत कॉल स्टैक से निकल जाता है। कॉल स्टैक खाली हो गया। अभी कॉल स्टैक खाली हो गया तो ये हमारा जो एग्जीक्यूशन है अभी आगे बढ़ेगा। सो यहाँ पर ये जो नेक्स्ट लाइन है इसके ऊपर आ गया। अब ये यहाँ पे भी सेम चीज़ होने वाली है। जैसे ही ये एग्जीक्यूट होना शुरू होता है तो ये भी कॉल स्टैक के ऊपर आता है। लेकिन जब भी कॉल स्टैक के ऊपर ये आता है तो जावास्क्रिप्ट देखती है कि अच्छा ये सेट टाइम आउट है, इसका मतलब इसको एसिंक्रोनसली रन करना है, हमें मेन थ्रेड ब्लॉक नहीं करना है यहाँ पे। तो ये जैसे सेट टाइम आउट को देखता है ये इसको पुश करता है वेब एपीआईज़ के ऊपर। ये वेब एपीआई जो कंपोनेंट है ये हमें यूज़फुल होता है, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हमें मिलते हैं, जैसे कि ये टाइमर्स हैं। सेट टाइम आउट जब भी लगाते हैं तो ये टाइमर लगता है। तो ये वेब एपीआई जो कंपोनेंट है ये एक्चुअली टाइमर लगाता है हमारे लिए, ना कि जावास्क्रिप्ट का इंजन। ये यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट का इंजन है, देखिए ये वाली चीज़, राइट। वेब एपीआई ये ब्राउज़र की एपीआईज़ है। एक्चुअली ब्राउज़र के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर ये कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। तो उसने देखा सेट टाइम आउट है, ठीक है मैं टाइमर लगाता हूँ, कितना 1 सेकेंड का लगाना है, यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड का टाइमर लगा दिया। एंड अब देख सकते हो यहाँ पे खाली हो गई चीज़। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो जावास्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट करना आगे कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पर अभी ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाएगा एंड नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाता है तो तुरंत ये कॉल स्टैक के ऊपर पुश किया जाता है। कॉल स्टैक के ऊपर जैसे ये एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे ये आपको लॉग दिखेगा आफ्टर, एंड उसके बाद जैसे ये ख़त्म हो जाता है एग्जीक्यूशन ये कॉल स्टैक से निकल जाता है लाइन। अब यहाँ पे क्या होता है बिहाइंड द सीन, ये जो टाइमर है ये 1 सेकेंड कंप्लीट हो चुका है। तो वेब एपीआई क्या करती है, इसको पुश करती है क्यू के अंदर, जिसको हम टास्क क्यू बोलते हैं। उस टास्क को यहाँ पर करती है कि टाइमर ख़त्म हो चुका है, ये क्यू के अंदर इसको डाल देती है। अब हमारे पास ना एक इवेंट लूप नाम का कंपोनेंट होता है जो कंटिन्यूसली इस क्यू को पोल कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है कि क्या कुछ है क्या एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आपको याद रखनी है जो कि इंटरव्यूज़ के अंदर आपको पूछी जाती है कि ये जो टास्क है ना इवेंट लूप पुल करके उसको यहाँ पे पुश करने वाला है कॉल स्टैक के ऊपर, बट वो पुश करता है अगर कॉल स्टैक खाली है। तो अगर कॉल स्टैक के ऊपर कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये इवेंट लूप भी इसको पुश नहीं कर सकता है टास्क को, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। सो ऐसे करते हैं। नेक्स्ट ये इवेंट लूप जो है ये पोल करना शुरू करेगा और देखेगा कॉल स्टैक खाली है एंड तुरंत ये क्या करेगा, इस टास्क को पुश करेगा कॉल स्टैक के ऊपर, जहाँ पे ये console.log जो है फ्रॉम टाइम आउट ये एग्जीक्यूट होगा और आपको यहाँ पे उसका रिजल्ट जो है वो दिखेगा।
और जैसे ये एग्जीक्यूशन एंड हो जाता है कॉल स्टैक से वो निकल जाती है लाइन। ओके, सो ये देखिए एग्जैक्टली आउटपुट जो हमने ब्राउज़र के अंदर देखा था ये यहाँ पर आपको दिखेगा, और फिर लाइन जो है वो नेक्स्ट एग्जीक्यूट, बाकी और कोई एग्जीक्यूट करने के लिए है नहीं, तो हमारा एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गया, राइट। सो इस तरह से जो चीज़ें हैं यहाँ पे बिहाइंड द सीन काम करती हैं। और हाँ, और एक चीज़, हमने यहाँ पे 1 सेकेंड की जगह 0 रखा था ना, वो रखने के बाद भी चीज़ें, ये जो सेट टाइम आउट है ये बाद में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि कॉल स्टैक के ऊपर जैसे वो आता है, सेट टाइम आउट देखा, ये तुरंत वेब एपीआई के ऊपर ऑफलोड होता है और आगे की चीज़ें जो है एग्जीक्यूट करना शुरू होती हैं। तो वो 0 भी है तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बाद में ही एसिंक्रोनसली हमारे टास्क क्यू के थ्रू इवेंट लूप जो है ये एग्जीक्यूट करेगा उसको। जब भी कॉल स्टैक खाली हो जाएगा, जब भी जो सारी सिंक्रोनस चीज़ें हैं वो रन होके एग्जीक्यूट होके ख़त्म हो चुकी होगी, तब ये होगा। ओके, सो अब ये हमने सिंपल सा टाइम आउट देखा है। अभी थोड़ा सा अगर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करते हैं तो हम प्रोमिसेस के साथ में बहुत काम करते हैं। तो जो प्रोमिसेस होते हैं वो भी हमारे एसिंक्रोनस तरीके से काम करते हैं, ये हमें पता है। सो वो देखते हैं कि अभी प्रोमिसेस कैसी यहाँ पर बिहाइंड द सीन एग्जीक्यूट होते हैं। तो उसके लिए ना एक बार चलते हैं फिर से हमारे कोड के अंदर, एंड यहाँ पर करते हैं प्रॉमिस रिजॉल्व। बेसिकली एक प्रॉमिस हम क्रिएट कर रहे हैं और उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, देन इसके ऊपर लगाएंगे, एंड यहाँ पर हम जो है प्रॉमिस जैसे रिजॉल्व हो जाता है हमारा, उसके बाद हम कुछ यहाँ पर लॉग करेंगे, console.log फ्रॉम प्रॉमिस, ऐसे लॉग करते हैं। तो अब देखिए जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो टाइम आउट है वो एसिंक्रोनस होता है, प्रॉमिसेस जो होते हैं ना ये भी एसिंक्रोनस होते हैं। तो इसका मतलब अभी किस ऑर्डर में ये सारी चीज़ें रन होने वाली है, देखते हैं इसको रन करके। ब्राउज़र के अंदर चलते हैं, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बिफोर, आफ्टर एंड फ्रॉम प्रॉमिस, एंड उसके बाद टाइम आउट हुआ है। क्या हुआ यहाँ पे? अब देखिए ये सेट टाइम आउट है, ये एसिंक्रोनस है, ये भी एसिंक्रोनस है, तो ये पहले होना चाहिए था ना, राइट। अगर हम क्यू की बात कर रहे हैं, वो क्यू देखा था हमने, क्यू की बात कर रहे हैं तो वो एक्चुअली थोड़ा सा सोचा जाए तो ये पहले होना चाहिए था, उसके बाद ये होना चाहिए था, लेकिन हुआ उल्टा, राइट। देखिए बिफोर आफ्टर पहले सिंक्रोनस लाइंस जो है वो एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद प्रॉमिस हुआ, उसके बाद टाइम आउट हुआ। तो ये क्या हो रहा है? एक काम करते हैं, इसको अभी विजुअलाइजेशन के अंदर समझते हैं कि ये कोड जो है ये एग्जैक्टली बिहाइंड द सीन काम कैसे करेगा। सो ये देखिए ये हमारा एग्जैक्ट सेम कोड है जो अभी अभी हमने ब्राउज़र के अंदर एग्जीक्यूट किया था। तो अब देखते हैं कि ये बिहाइंड द सीन कैसे एग्जीक्यूट होता है। सो एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा, सबसे पहले कॉन्सोल लॉग जो है इसके ऊपर आ जाएगा एग्जीक्यूशन, ये तुरंत इसको कॉल स्टैक के ऊपर पुश करेगा, एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे हमें आउटपुट दिखेगा, एंड एग्जीक्यूशन एंड होने के बाद ये कॉल स्टैक से निकल जाएगा, राइट। उसके बाद ये एग्जीक्यूशन नेक्स्ट लाइन पे पहुँचेगा, एंड ये सेट टाइम आउट जो है इसको भी पुश किया जाएगा कॉल स्टैक के ऊपर, और यहाँ पर जैसे पुश करेगा तो देखेगा ये अच्छा ये टाइमर है, तो डायरेक्टली नहीं करना है इसको एग्जीक्यूट, इसको भेजना है कहाँ पे, वेब एपीआईज़ के ऊपर, वहाँ पे जाके टाइमर लगेगा और रुकेगा। ये हमारा जो कॉल स्टैक है मेन थ्रेड खाली हो जाएगा। तो जैसे ये होता है तो हमारी नेक्स्ट लाइन जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट करना शुरू करेगी, एंड एग्जीक्यूट करने के लिए वो कॉल स्टैक के ऊपर इसको पुश करेगी, और जैसे ये कॉल स्टैक के अंदर आएगा तो ये देखेगा अच्छा ये प्रॉमिस है, तो प्रॉमिस है तो इसको भी हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करते हैं ऐसे मेन थ्रेड के ऊपर, इसको भी हमें एसिंक्रोनस तरीके से करना है। तो हमने देखा था कि टाइम आउट के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से वेब एपीआई के ऊपर करते हैं। तो क्या प्रॉमिस को भी वेब एपीआई के ऊपर मूव करे? नहीं, ये वेब एपीआई के ऊपर मूव नहीं करता है। ये क्या करता है, ये यहाँ पर एक क्यू के अंदर डालता है उसको। अब मैंने यहाँ पर पहले आपको दिखाया था कि एक ही क्यू है, एक्चुअली सच ये है कि एक क्यू नहीं, हमारे पास 2 क्यूज़ होते हैं। मैंने थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए पहले आपको एक ही क्यू दिखाया था, हमारे पास 2 क्यूज़ हैं। तो वो 2 क्यूज़ जो है ना ये ऐसे है, एक जो है ये है माइक्रो टास्क क्यू, दूसरा है मैक्रो टास्क क्यू। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग है, माइक्रो और मैक्रो क्या है, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश करूँगा आपके लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम अभी हमारे पास 2 क्यूज़ है, राइट। बिहाइंड द सीन यहाँ पे क्या हुआ, ये जो टाइमर है ये अभी एंड हो चुका है क्योंकि 0 था उसका वेटिंग टाइम,
ये बिहाइंड द सीन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो ये क्या करेगा, ये इसको मूव करेगा इस टास्क को मैक्रो टास्क क्यू के अंदर। इसका मतलब वेब एपीआई के ऊपर जो भी चीज़ें हमारी है, टाइमर है, इवेंट लिसनर्स है, वो आपकी जाती है मैक्रो टास्क के अंदर, ठीक है। एंड ये जो प्रॉमिस है अभी, ये जैसे प्रॉमिस देखेगा ये इसको पुश करेगा माइक्रो टास्क के अंदर। माइक्रो टास्क का जो क्यू है उसके अंदर इसको डालेगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो लाइन है नेक्स्ट हमारी यहाँ पे जाएगी, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूशन। अब ये टास्क यहाँ पे रेडी है लेकिन इसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया? याद है हमने डिस्कस किया था कि अगर जब तक हमारा मेन थ्रेड जो है सिंक्रोनस कोड जब तक एंड नहीं हो जाता है तब तक ये कोई भी टास्क इसका रन नहीं हो सकता है। तो ये यहाँ पे लाइन आ गई तो इसको पुश कर दिया कॉल स्टैक के ऊपर, एग्जीक्यूट हो गया तो यहाँ पे आपको ये आउटपुट दिखा एंड एग्जीक्यूशन होने के बाद ये कॉल स्टैक से निकल गया। अब यहाँ पे इवेंट लूप जो है वो रन हो जाएगा और देखेगा कि देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होके ख़त्म हो चुकी हैं। इवेंट लूप रन होगा, वो देखेगा कि क्या इसके अंदर क्या कोई टास्क है हमारे पास। हाँ, टास्क तो है, 2 टास्क है हमारे पास। क्या कॉल स्टैक खाली है? ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कॉल स्टैक खाली है तभी तो ये टास्क एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें सिंगल थ्रेडेड ही होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। एग्जीक्यूशन तो कॉल स्टैक के ऊपर ही होगा। सो ये देखता है हाँ कॉल स्टैक भी खाली है, 2 टास्क हैं। अब ये क्वेश्चन है कि उसके पास 2 क्यूज़ हैं, तो इसमें से पहला कौन सा आएगा, ये आएगा कि ये आएगा, कौन सा ये पुल करेगा पहले? तो यहाँ पे आती है मतलब जो डिफरेंस है माइक्रो टास्क क्यू और मैक्रो टास्क के क्यू के अंदर कि प्रायोरिटी क्या है इसकी। तो ये जो माइक्रो टास्क क्यू होता है ना, इसकी हायर प्रायोरिटी होती है, ये याद रखना, हायर प्रायोरिटी। सबसे पहले कितने भी यहाँ पे माइक्रो टास्क के अंदर कितने भी टास्क हो, सबसे पहले ये क्या करेगा, इवेंट लूप माइक्रो टास्क के अंदर जितने भी टास्क है, 1 2 3 4 कितने भी है, उन सब को पहले एग्जीक्यूट करता है एंड देन उसके बाद जो मैक्रो टास्क है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करता है, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ कि इसने देखा अच्छा मुझे सबसे पहले तो प्रायोरिटी माइक्रो टास्क की है, इसके अंदर मुझे एक टास्क दिख रहा है, तो इसने क्या कर दिया, इसको पुल कर दिया एंड तुरंत पुश कर दिया हमारे कॉल स्टैक के ऊपर एग्जीक्यूट करने के लिए। और जैसे ये एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पर हमें जो आउटपुट है वो दिखा फ्रॉम प्रॉमिस। एग्जीक्यूशन के बाद कॉल स्टैक से ये निकल गया। अब इवेंट लूप देखता है कि अच्छा माइक्रो टास्क जो है वो खाली हो गया, अब देखते हैं मैक्रो टास्क के अंदर कुछ है क्या। तो वो देखता है अच्छा यहाँ पे भी एक टास्क है हमारे पास, तो ये इसको पुल कर लेता है। देखिए इसको पुल करता है और इसको पुश करता है कॉल स्टैक के ऊपर। कॉल स्टैक के ऊपर जैसे ये एग्जीक्यूट होता है तो आप यहाँ पे देखोगे आउटपुट यहाँ पर आ चुका है एंड उसके बाद ये कॉल स्टैक से निकल जाता है और हमारा जो प्रोग्राम है वो सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जीक्यूट होकर ख़त्म हो जाती है। सारी चीज़ें प्रोसेस हो चुकी है, हमारा प्रोग्राम का जो कोड है वो भी प्रोसेस हो चुका है। और ये जो आउटपुट है ये एग्जैक्ट आउटपुट हमने ब्राउज़र के अंदर देखा था, क्योंकि ये कुछ इस तरह से बिहाइंड द सीन एग्जीक्यूट हुआ था। ओके। और हाँ, इसके अंदर जैसे हमने देखा था कि माइक्रो टास्क के अंदर जो सब सारे टास्क है ये पहले प्रायोरिटी पे इसको प्रोसेस करता है। इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। सो अगर हम कोड के अंदर चलते हैं एंड यहाँ पर हमने देखा था कि सेट टाइम आउट जो है ये मैक्रो टास्क का टास्क है, बाद में हायर प्रायोरिटी नहीं है। प्रॉमिस रिजॉल्व जो है, प्रोमिसेस जो होते हैं ये हायर प्रायोरिटी वाले हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ना एक मैं सेट टाइम आउट लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद लगाते हैं एंड यहाँ पर करते हैं फ्रॉम टाइम आउट 2 करते हैं और एक काम करते हैं यहाँ पे प्रॉमिस रिजॉल्व जो है ना इसको भी और एक लगाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे फ्रॉम प्रॉमिस 2 करते हैं। तो हमने बेसिकली किया क्या है यहाँ पे देखिए, और एक करते हैं प्रॉमिस यहाँ पर करते हैं और इसको करते हैं प्रॉमिस 3 करते हैं। तो देखिए क्या किया हमने, 2 सेट टाइम आउट लगाए हैं जो कि मैक्रो टास्क का पार्ट होगा एंड 3 प्रॉमिसेस हैं जो कि माइक्रो टास्क का पार्ट होगा। अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि माइक्रो टास्क जो है हायर प्रायोरिटी है, इसका मतलब ये ऑर्डर कुछ भी मैटर नहीं करती है यहाँ पे किस ऑर्डर में हमने इनको लिखा हुआ है। सबसे पहले जो माइक्रो टास्क की चीज़ें है जो कि है प्रॉमिसेस, वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, उसके बाद टाइमर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। सो ब्राउज़र के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पर देखना आप बिफोर, आफ्टर
राइट, क्योंकि सारी सिंक्रोनस चीज़ें पहले होगी, बाद में एसिंक्रोनस चीज़ें फ्रॉम प्रॉमिस टू, फ्रॉम प्रॉमिस 3 एंड उसके बाद फ्रॉम टाइम आउट एंड फ्रॉम टाइम आउट टू। देखिए एग्जैक्टली उसी ऑर्डर में हुआ है, और ये क्यों हुआ है ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है हमारे विजुअलाइजेशन के अंदर। तो मैं आपको ना थोड़ा सा चैलेंज देता हूँ, असाइनमेंट आप इसको समझ सकते हो। आपको क्या करना है, इसके ऊपर और एक्सप्लोर करना है चीज़ें। आपको ये एक्सप्लोर करना है कि जो दो हमने क्यूज़ देखे हैं, माइक्रो टास्क और जो मैक्रो टास्क है, उसके अंदर कौन सी चीज़ें होती है। जैसे टाइमर जाते हैं हमारे मैक्रो टास्क के अंदर, प्रोमिसेस जाते हैं यहाँ पर हमारे माइक्रो टास्क के अंदर। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इनमें से किसी क्यू के अंदर जाते हैं। तो इसको आप एक्सप्लोर करिए, राइट। सिर्फ ये दो चीज़ें नहीं है, और भी चीज़ें हैं, इवेंट लिसनर्स है, फेच है, वो सारी चीज़ें आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए। एमडीएन के ऊपर चैट जीपीटी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो, और उसको जब भी आप मास्टर करोगे तो इंटरव्यू के अंदर किसी भी टाइप का अगर कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखा होगा कि इंटरव्यूज़ के अंदर सेट टाइम आउट वाले बहुत आपको मतलब कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस देंगे वो। तो ये अगर आपको पता है ना, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप उसको फिगर आउट कर लोगे। अब ये एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट जो है ये बहुत ही पावरफुल है। अगर हमें हमारा एप्लीकेशन अगर प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्सिव बनाना है, हैंग नहीं होना चाहिए और अच्छा सा यूज़र एक्सपीरियंस करना है, तो इसके लिए ये एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, जिसके अंदर सारी चीज़ें हमने डिटेल में कवर की है। हैप्पी कोडिंग।